चलिए भाई, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन को डिस्कस किया था, यानी निषेचन क्रिया का डिस्कशन हुआ था, और इम्प्लांटेशन यानी रोपण के बारे में भी हमने पढ़ा था। आज की जो चर्चा है, यानी आज का जो डिस्कशन है, वो एम्ब्रियोजेनेसिस को लेकर। अब होता क्या है कि जो ब्लास्टोसिस्ट, आपको याद होगा, जो ब्लास्टोसिस्ट जो है वो संरचना जिसका रोपण हुआ है, उसमें दो परतें, मतलब एक बाहरी परत पाई जाती है जिसका नाम है क्या? ट्रोफोब्लास्ट। क्या नाम है? ट्रोफोब्लास्ट। और अंदर जो संरचनाएं थी, अंदर जो कोशिका का समूह था, जिसे हम कह रहे थे इनर सेल मास। हाँ, लड़ लो बेटा, लड़ लो, जिंदा मत छोड़ना एक दूसरे को, तहस नहस कर डालो, ठीक है? रूस यूक्रेन का युद्ध बना दो, नेस्तनाबूद कर दो, है ना? ट्रोफोब्लास्ट। और हमने बोला कि अंदर जो कोशिकाओं का जो समूह है, इनर सेल मास, और एक गुहा हमें दिख रही है। ये गुहा कौन सी है भाई? ब्लास्टोसील। कौन सी गुहा है? ब्लास्टोसील। चलो, ब्लास्टोसील गुहा। अब जो ट्रोफोब्लास्ट था, ये विकसित होता है और एक बाह्य भ्रूणीय परत बनाता है। कौन? ट्रोफोब्लास्ट विकसित होता है। विकसित होने की बड़ी लंबी कहानी है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, हम परिणाम की बात करेंगे। ट्रोफोब्लास्ट विकसित होता है और एक बाह्य भ्रूणीय परत बनाता है जिसे कहते हैं कॉरियन। क्या कहते हैं? तो अगर पूछा जाए कि कॉरियन का निर्माण कहां से होता है, तो हम बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट। इससे ज्यादा कहानी है तो उसमें बहुत कुछ, लेकिन अपने काम की नहीं। दूसरा, जो इनर सेल मास था, उसकी कोशिकाएं 3 परत बना लेती। कितनी परत? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। और ये तीनों जनन परतें, तीनों जनन परतें। और यही तीनों जनन परतें जो है किसका निर्माण करेंगी? एम्ब्रियो का निर्माण करेंगी, अंगों का निर्माण करेंगी, भ्रूण का निर्माण करेंगी। तो अगर पूछे कि कॉरियन कहां से बनता है, तो हम बोलेंगे क्या? ट्रोफोब्लास्ट। पूछे जनन परतें कहां से बनती हैं, तो हम क्या बोलेंगे? इनर सेल मास। तीनों का निर्माण कहां से होता है? इनर सेल मास। और ये तीनों हैं क्या? जर्मिनल लेयर, जनन परतें, ठीक है? लेकिन अभी कहानी 2-3 पॉइंट इसमें और है। तो पूछते हैं कि सर, तीनों जनन परतों का निर्माण कब तक हो जाता है? तो बोलेंगे निषेचन के बाद 14वें दिन तक। निषेचन के बाद 14वें दिन तक तीनों जनन परतों का निर्माण। निषेचन के बाद 7वें दिन रोपण हुआ था, उसमें 7 दिन और जोड़ लो, यानी रोपण के बाद 7वें दिन। तो निषेचन के बाद 14वें दिन तक
तीनों जनन परतों का निर्माण हो जाता है, और ये जो निर्माण की क्रिया हुई है, तीनों का जो निर्माण हुआ है, इस क्रिया को कहा गया है गैस्ट्रुलेशन। क्या कहा गया है? और तीनों जनन परतों युक्त जो संरचना यहां दिख रही है, इस संरचना को कहते हैं गैस्ट्रुला। आइए बात समझ में? ठीक है। अब ये तीनों जनन परतें क्या बनाएंगी? भ्रूण का निर्माण करेंगी। लेकिन भ्रूण के साथ साथ कुछ बाह्य भ्रूणीय परतों का भी निर्माण होता है। जैसे कि हमने बोला कि ट्रोफोब्लास्ट से एक परत बनी, नाम क्या है? कॉरियन। इसके अलावा 3 और परतें बनती हैं, और वो जनन परतें नहीं है। इनके अलावा 3 बाह्य भ्रूणीय परतें बनती हैं, जिनको हम लोग इसके बाद देखेंगे। ठीक है, पहले ये बना लो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या बात है, आज सब लोग आए हैं? जो लोग पिछले कुछ क्लासों से गायब थे, वो भी दिख रहे हैं। मतलब आज लग रहा है घर पे मन नहीं लग रहा, ठंड कम हो गई, ऐसा क्या? लिखो, रोपण के बाद ट्रोफोब्लास्ट एक बाह्य भ्रूणीय परत में विकसित हो जाता है, जिसे कॉरियन कहते हैं। बाह्य भ्रूणीय परत में विकसित हो जाता है, जिसे कॉरियन कहते हैं। अगला पॉइंट, इनर सेल मास कोशिकाएं 3 जनन परतों का निर्माण करती हैं। इनर सेल मास कोशिकाएं 3 जनन परतों का निर्माण करती हैं। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। निर्माण करती हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। और ये तीनों परतें मिलकर भ्रूण का निर्माण करती हैं। एवं कुछ अन्य संरचनाएं भी बनाती हैं। ठीक है, लिखो,
जनन परतों के निर्माण की क्रिया गैस्ट्रुलेशन कहलाती है। जनन परतों के निर्माण की क्रिया गैस्ट्रुलेशन कहलाती है। गैस्ट्रुलेशन कहलाती है तथा तीनों जनन परतों युक्त संरचना तथा तीनों जनन परतों युक्त संरचना तीनों जनन परतों युक्त संरचना को गैस्ट्रुला कहते हैं। युक्त संरचना को गैस्ट्रुला कहते हैं। तीनों जनन परतों युक्त संरचना को गैस्ट्रुला कहते हैं, जिसका निर्माण निषेचन के पश्चात 14वें दिन तक हो जाता है। जिनका निर्माण निषेचन के पश्चात 14वें दिन तक हो जाता है। 14वें दिन तक हो जाता है। ठीक है, जिन लोगों ने अभी बनाया नहीं जल्दी बनाओ, इसको 2 मिनट दे रहा हूं। बन गया था ना? हाँ ठीक है, नहीं बना था और कोई बात नहीं। अब देखो, अब वो बात जो एनसीईआरटी में लिखी है, हमने बोला सबसे बाहर की परत कॉरियन, सबसे बाहर की परत। अब कॉरियन क्या करता है? कॉरियन वलन का निर्माण करता है, उंगली के समान संरचनाएं बनाता है, विलाई कहते हैं जिसे, या कहते हैं कॉरियोनिक विलाई। तो कॉरियन जो है वो कुछ उंगली के समान संरचनाएं बनाता है जिन्हें कहते हैं कॉरियोनिक विलाई। कॉरियन का निर्माण कहां से हुआ? ट्रोफोब्लास्ट से। दूसरी बात, अब ये जो पूरी संरचना है ये एंडोमेट्रियम के अंदर है। कहां है? एंडोमेट्रियम के अंदर। तो इसके आसपास जो ऊतक होंगे, इसके आसपास जो ऊतक होंगे वो एंडोमेट्रियम के ऊतक होंगे। एंडोमेट्रियम के ऊतक होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि ये संरचना जिसका रोपण हुआ है, तो रोपण के बाद ये कहां पहुंच गई है? एंडोमेट्रियम के अंदर। अब विलाई का निर्माण होगा और आसपास एंडोमेट्रियम ऊतक होंगे और ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? प्लासेंटा, जिसे कहते हैं अपरा। प्लासेंटा या अपरा। अब बोला जाए कि सर जो कॉरियोनिक विलाई है इसमें तो भ्रूण की कोशिकाएं होंगी, यानी जाइगोट की कोशिकाएं हैं, जाइगोट के ऊतक होंगे। जो एंडोमेट्रियम है इसमें मात्रक ऊतक होंगे और ये दोनों मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? प्लासेंटा। तो पूछा जाए कि प्लासेंटा का निर्माण भ्रूण ऊतक से होता है या मात्रक ऊतक से, तो क्या बोलेंगे? दोनों के मिलने से होता है। अकेले भ्रूणी ऊतक भी प्लासेंटा नहीं बना सकता, अकेले मात्रक ऊतक भी प्लासेंटा नहीं बना सकता। तो प्लासेंटा का निर्माण दोनों के ऊतकों से होता है और यही कारण है कि प्लासेंटा में दोनों की रक्तवाहिकाएं पाई जाती हैं। भ्रूणीय रक्तवाहिकाएं भी पाई जाती हैं, मात्रक रक्तवाहिकाएं भी पाई जाती हैं। और प्लासेंटा में दोनों का रक्त प्रवाहित होता है लेकिन अलग अलग। दोनों का रक्त प्रवाहित होता है लेकिन अलग अलग। दोनों का रक्त आपस में मिलता नहीं है।
और दोनों के बीच में एक अवरोध पाया जाता है जिसे कहते हैं प्लासेंटल बैरियर। याद आया? कहाँ पढ़ा था प्लासेंटल बैरियर? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस में पढ़ा था। बोले सर ये कौन से एलियन का नाम है? कठिनाई तो यही है कि बायो में इतने भयानक भयानक शब्द हैं और उनको लेकर कंफ्यूजन भी बहुत होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन, ठीक है। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। मैं खुद ही सोच रहा था कि सही बोल रहा हूं कि नहीं। तो खतरनाक शब्द है, इसलिए तो ये दोनों मिलकर प्लासेंटा का निर्माण करते हैं। तो कितना योगदान होगा? 50-50। कितना होगा? इतनी बात समझ में आई? अब दूसरा, जब भ्रूण विकसित हो रहा है तो हमने बोला कि तीनों जनन परतें हैं और तीनों जनन परतों से ये मान लो शुरुआती अवस्था है, ये भ्रूण विकसित हो रहा है। लेकिन ये तीनों जनन परतें कुछ और संरचना, हमने बोला कुछ और संरचनाओं का भी निर्माण करती हैं। इसके बाहर एक और परत बनती है, बाह्य भ्रूणी परत, उसका नाम है एमनियॉन। क्या नाम है? और इसके अंदर जो गुहा है उसका नाम है एमनियोटिक गुहा, और इसमें तरल भरा होता है, एमनियोटिक तरल, जिसे कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। इसका निर्माण भी कहां से होता है? तो जनन परतों से होता है। और क्या बनता है भाई? एक छोटी सी थैली बनती है, उस थैली को हम बोलते हैं यॉर्क सैक। क्या बोलते हैं? यॉर्क सैक। ये भी एक बाह्य भ्रूणी परत है। और इसके अलावा एक और बड़ी थैली बनती है जिसका नाम है एलेंटॉइस। क्या नाम है? ये भी एक और बाह्य भ्रूणी परत है। तो कुल मिलाकर कितनी बाह्य भ्रूणी परतें हो गई? 4। एक जो सबसे पहले बनी कौन सी? कॉरियन, दूसरी एमनियॉन, तीसरी यॉर्क सैक, चौथी एलेंटॉइस। तो बोलेंगे 1, 2, 3 और 4। ये 4 बाह्य भ्रूणी परतें। और ये क्या डेवलप हो रहा है? एम्ब्रियो। और बाहर की गुहा ब्लास्टो। समझ में आया? तो भ्रूण के बाहर 4 परतें, 4 भ्रूणीय परतें। कौन कौन सी? कॉरियन, एमनियॉन, यॉर्क सैक, एलेंटॉइस। 4 बाह्य भ्रूणी परतें दिख रही। इन बाह्य भ्रूणी परतों के आधार पर भी जंतुओं का वर्गीकरण किया गया। अब एक डुबकी लगाते हैं एनिमल किंगडम में, वहां इसका डिस्कशन नहीं किया था, लेकिन यहां हम लोग नोट करेंगे। ऐसे जंतु जिनमें चारों बाह्य भ्रूणी परतें पाई जाती हैं, उनके समूह को कहते हैं एमनियोटा। क्या कहते हैं? जैसे रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स। ये वो जंतु हैं जिनमें चारों बाह्य भ्रूणी परतें पाई जाती है और इनके समूह को कहते हैं एमनियोटा। कुछ ऐसे भी हैं जिनमें एमनियॉन नहीं होता। कितनी होती हैं? 3 ही बाह्य भ्रूणी परतें होती हैं, उन्हें कहते हैं एनएमनियोटा। क्या कहते हैं? एन। मानव में कितनी है? तो मानव किस समूह में आएगा? जिनमें कौन सी नहीं होगी? कुल कितनी होंगी? वो किस समूह में आएंगे? और इसमें उदाहरण है फिशेस और एम्फीबिया।
इनमें कितनी परतें पाई जाती हैं? 3। कौन सी नहीं होती? इसीलिए नाम पड़ा एन एमनियोटा। एन मतलब बिना, एमनियोटा मतलब एमनियॉन। नाम में ही आंसर छुपा है। ठीक। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो 4 बाह्य भ्रूणी परतें हैं ये काम क्या करते हैं? तो सबसे पहले बात करें कॉरियन का। क्या काम कर रही है? प्लासेंटा का निर्माण कर रही है। इसका काम समझ में आ गया। दूसरा है यॉर्क। दूसरा क्या है? यॉर्क सैक, जिसे पीतक कहते हैं। क्या बोलते हैं? यॉर्क को पीतक कहते हैं, यॉर्क सैक को पीतक थैली बोलते हैं। यॉर्क सैक रक्त निर्माण कहां पढ़ा है? जब ब्लड पढ़ा है, याद करो। ब्लड में पढ़ा है ना, भ्रूण अवस्था के शुरुआती 3 महीने में जो रक्त का निर्माण होता है वो कहां होता है? यॉर्क सैक। तो ये इसका काम हो गया। एमनियॉन क्या करता है भाई? तरल से भरी हुई परत है, ये गद्दीदार थैली के समान होती है। कैसी होती है? गद्दीदार थैली। और ये विकसित हो रहे भ्रूण को बाहरी झटकों से सुरक्षा प्रदान करती, शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। किसका काम करती है? शॉक एब्जॉर्बर का। बाहरी झटकों से सुरक्षा के लिए ये थैली पाई जाती है। इसके अंदर तरल है। तरल को कहते हैं एमनियोटिक तरल। तरल में होती हैं कोशिकाएं, प्लाज्मा सेल्स, एमनियोटिक प्लाज्मा सेल्स। उन्हीं कोशिकाओं का इस्तेमाल किया जाता है एमनियोसेंटेसिस में। कहा किया जाता है? एमनियोसेंटेसिस में। कैरियोटाइपिंग करके कि जो भ्रूण विकसित हो रहा है उसका क्रोमोसोमल पैटर्न कैसा है, उसे कोई अनुवांशिक रोग तो नहीं, इसकी जांच करने में किया जाता है। इसकी जांच करने में उपयोग होता है। और इसका दुरुपयोग भी होता है। दुरुपयोग होता है जन्म के पूर्व लिंग निर्धारण में कि कौन सा जो भ्रूण है वो कौन से लिंग में आता है, नर है मादा है, उसकी जांच करने में इसका दुरुपयोग होता है, उपयोग नहीं होता है। दुरुपयोग। देयर इज डिफरेंस बिटवीन उपयोग एंड दुरुपयोग। ठीक है? आपके घर में चाकू है, आप चाहे सब्जी काटिए चाहे इंसान, सब्जी काटेंगे उसका उपयोग होगा, इंसान को काटेंगे उसका दुरुपयोग होगा, है ना? तो अब एक क्वेश्चन आया था एक बच्चे का, बहुत अच्छे बच्चे का डाउट आया मेरे पास। उसमें ये था कि एमनियोसेंटेसिस किस लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन क्या क्या था? या ऐसा था कि एमनियोसेंटेसिस से संबंधित वाक्य बताइए। ऑप्शन में था कि ये जो है जन्म के पहले परफॉर्म किया जाने वाला प्रोसेस है, इससे अनुवांशिक रोग का पता चलता है, इससे जो है इसमें कैरियोटाइपिंग करते हैं, और लिखा था कि इसका उपयोग सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए किया जाता है। जो कि बात सही है, लेकिन वो उपयोग नहीं है, दुरुपयोग है। तो वाक्य के रूप में वो वाक्य सही है, लेकिन नैतिकता के रूप में वो वाक्य गलत है। ठीक है? तो हमें ना, ये बात मैं बोल रहा हूं, आप लोग को भी इसका ध्यान देना। कई बार क्वेश्चन सही या गलत से परे होता है, और वहां पे हमें अपनी बौद्धिक क्षमता के साथ साथ अपनी नैतिक क्षमता का भी परिचय देना पड़ता है कि नैतिक रूप से एथिकली जो क्वेश्चन दिया हुआ है और जो आंसर मांग रहा है वो सही है या गलत। क्योंकि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, लेकिन आ गया, एक ही आ गया, और आपने उसको गलत कर दिया। 5 नंबर, 10,000 रैंक इधर की, तो आंसर आपका नैतिक रूप में भी डॉक्टर बन के किडनी नहीं निकालना है, वो दुरुपयोग है। इलाज करना उपयोग है। तो आपको एथिकली करेक्ट होना चाहिए, और ये बात बहुत जरूरी है उन बच्चों के लिए जो डॉक्टर बनने का सोच रहे हैं।
है ना? इसको बनाओ, फिर मैं बताता हूं तुम लोगों को। भाई हर मेहनती व्यक्ति सही नहीं होता, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर हर मेहनत करने वाला व्यक्ति सही होता तो जितने आईएएस अधिकारी जो घूस घूस लेते हुए पकड़ाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कई डॉक्टर पकड़ाते हैं, किडनी निकाल रहे हैं, किडनी चोरी, वो भी तो पढ़ लिख के डॉक्टर बने हैं ना। ऐसा नहीं कि उनकी मेहनत में कोई कमी थी। नैतिकता में कमी होती है, एथिक्स में कमी होती है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो मेहनत भी नहीं करते हैं और नैतिकता भी नहीं उनके अंदर, और दिमाग में भर के बैठे हैं डॉक्टर बनेंगे। दुर्भाग्य तो ये है कि उनके घर, कई तो ऐसे घर वाले हैं जिनका सपना है कि हमारा लड़का जो है वो एमबीबीएस डॉक्टर बने। यही है वो जो एनआरआई कोटे की सीटें उठाते हैं, जो है जो 17% सीटें एनआरआई कोटे की है ना प्राइवेट कॉलेज में, ये वही है जो एनआरआई कोटे की सीटें उठाते हैं, जिनका सपना था कि हम एमबीबीएस बने। योग्य नहीं है, सपना। ठीक है? हाँ, एनआरआई कोटे वाले, फ्री सीट वालों की बात नहीं कर रहा हूं। फ्री सीट वाले मेहनत से पहुंचते हैं, वो मेहनती बच्चे होते हैं। अब ये बताओ, जो 2 करोड़ 3 करोड़ देकर एमबीबीएस बनेगा, वो किडनी नहीं बेचेगा तो क्या बेचेगा? उसको तो अपना निकालना है ना भाई, जो लगाया है। क्यों कोटा रिटर्न भैया? सही बोल रहे कि नहीं? हमारे एक बड़े आदरणीय वरिष्ठ हैं, कभी कभी इनका मार्गदर्शन हम सभी को मिलता है, कभी कभी नहीं भी आते हैं। मन है? डेली आ रहे हो? चलो शाबाश। कौन डेली नहीं आ रहा है? तुम्हारे अगल बगल है कोई ऐसा? आज धूप निकला है तो आज जो है सब अपनी अपनी गुफा में से निकले हैं। चलो भाई थोड़ा धूप लेते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जब कोहरा रहता है तब भी बाहर बैठ के धूप ले रहे होते हैं। हम तो देख के आश्चर्य लगता है, कोहरे में कौन सी धूप ले रहे हैं भाई? क्यों बैरागी जी आए हैं कि नहीं? आज बैराग्य पे हैं। अच्छा देखो, अब दिसंबर खत्म होने वाला है, इसकी भैंस की आंख 1 साल और खत्म है ना। पार्टी वार्टी आओ। पार्टी नहीं होगी, वार्टी होगी। पार्टी वार्टी कौन है? पार्टी वार्टी वाला हल्दी डाल के बेटा गर्म दूध पीना 31 की रात में। है ना? और सो जाना, और ऐसा सोना कि अगले साल उठना। उस साल उठ गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना? कुछ कर्म करो, नहीं तो जीवन तुम्हारा केवल जनगणना के लिए हुआ है बेटा, जनगणना। ऐसा ना हो कि जीवन का उद्देश्य 2 ही था, एक आधार कार्ड बनना और एक जनगणना में नाम शामिल होना। कुछ लोग तो ऐसा लग रहा है वो खंभे के लिए ही आते हैं, जहां देखे खंभा वहीं चिपक जाते हैं। ये लक्षण ठीक नहीं बेटा।
कि जहां देखा खंबा वहीं हो गए लंबा। इसका कोई मतलब नहीं है, निकालना भी मत। चलो भाई, कुछ ऐसे हैं जिनकी आज तक मैंने शक्ल नहीं देखी, बस कंधा देखा है, थोड़ा सा ऐसा कंधा दिख जाता है, हाँ हम आए हैं, जबकि आगे जगह रहती है। खैर अपने अपनी अपनी इच्छा है। और यही तो है कि बॉन्ड क्लासेस ना बहुत ही डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट है। डेमोक्रेटिक जानते हो? डेमोक्रेसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? लोकतांत्रिक। यहाँ आप लोग मतलब यहाँ कुछ नहीं, बस एक काम नहीं करो, क्लास को डिस्टर्ब नहीं करो, बाकी आप आओ जाओ, कंधे सॉरी खंबे के पीछे बैठो, पीछे बेंच पे सो जाओ, कुछ तो सो रहे होंगे कभी कभार। कल किसी को डांट पड़ी थी, सुनील सर की क्लास में कोई तो ऐसा था जो हेडफोन लगा के बैठा था। कौन था भाई? आज आया नहीं है क्या? वियोग में है आज, सर ने डांट दिया, ऐसा मुझे पता चला। नहीं, तुम्हारी गलती नहीं बेटा, हमारी गलती है, इसमें तुम गलत नहीं हो, तुम्हारी गलती नहीं है। क्या हुआ पिछले 3-4 सालों में ना मेरे अंदर इतना परिवर्तन आ गया है, नहीं तो 3-4 साल पहले अरे कोई ऐसे क्लास में बैठा है, संभव ही नहीं, सीधा कर देता था मैं। फिर मैंने कहा मैं क्यों करूं, वाई शुड आई, हमारा जो काम है हम वो करें ना, तुम्हें सुधारना हमारा काम थोड़ी है। सुधार एक धीमी गति से होने वाली है। तो हमने बच्चों को डांटना, कूटना, मारना, लतियाना छोड़ दिया, एकदम बंद कर दिया। एक कुछ दिन पहले की बात है, एक पेरेंट्स आए, बोले सर हमारा लड़का जो है स्कूल में बहुत बदमाशी करता है, इसको सुधार दीजिए। हमने कहा हम सुधार गृह नहीं चला रहे हैं, ले जाइए, हम सुधारने के लिए बैठे हैं। ना ना ना, समय सुधारता है। कौन सुधारता है? जो बातें मेरी समझ में आ जाएंगी तो आज ही सुधर जाओगे, नहीं तो सुधर तो जाओगे। चलिए, ये बन गया, लिखो कि कॉरियन परत में वलन का निर्माण होता है। कॉरियन परत में वलन का निर्माण होता है जिसे कॉरियोनिक विलाई कहते हैं। वलन का निर्माण होता है जिसे कॉरियोनिक विलाई कहते हैं। वलन का निर्माण होता है जिसे कॉरियोनिक विलाई कहते हैं। अगला पॉइंट, कॉरियोनिक विलाई और एंडोमेट्रियल टिश्यू या एंडोमेट्रियम के ऊतक, कॉरियोनिक विलाई और एंडोमेट्रियम के ऊतक, कॉरियोनिक विलाई और एंडोमेट्रियम के ऊतक, एंडोमेट्रियम के ऊतक मिलकर प्लासेंटा का निर्माण करते हैं। मिलकर प्लासेंटा का निर्माण करते हैं। मिलकर प्लासेंटा का निर्माण करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, कॉरियन के अलावा तीन अन्य बाह्य भ्रूणीय परतें पाई जाती हैं। बाह्य भ्रूणीय परतें पाई जाती हैं, एमनियॉन
यॉर्क सैक, एलेंटॉइस। बाह्य भ्रूणीय परतें पाई जाती हैं एमनियन, यॉर्क सैक, एलेंटॉइस। एमनियन, यॉर्क सैक, एलेंटॉइस। अगला पॉइंट लिखो, बाह्य भ्रूणीय परतों के कार्य। बाह्य भ्रूणीय परतों के कार्य। बाह्य भ्रूणीय परतों के कार्य क्या कार्य है भाई? पहला लिखो कॉरियन का कार्य लिखो, कॉरियन। पहला लिखो कॉरियन एरो, कॉरियन एरो प्लासेंटा का निर्माण। कॉरियन एरो प्लासेंटा का निर्माण, प्लासेंटा का निर्माण। दूसरा लिखो एमनियन, एमनियन, एमनियन लिखो कि तरल से भरी हुई थैली के रूप में पाया जाता है। तरल से भरी हुई थैली के रूप में पाई जाती है। तरल से भरी हुई थैली के रूप में पाई जाती है जो भ्रूण को बाहरी झटकों से बचाती है। जो भ्रूण को बाहरी झटकों से बचाती है। जो भ्रूण को बाहरी झटकों से बचाती है। तीसरा लिखो यॉर्क सैक, यॉर्क सैक रक्त निर्माण, यॉर्क सैक रक्त निर्माण। और चौथा लिखो एलेंटॉइस, एलेंटॉइस। एलेंटॉइस जो है उत्सर्जी पदार्थों का संग्रहण और उत्सर्जन दोनों काम करता है। लिख लो उत्सर्जी पदार्थों का संग्रहण और उत्सर्जन। उत्सर्जी पदार्थों का संग्रहण और उत्सर्जन। उत्सर्जी पदार्थों का संग्रहण और उत्सर्जन। और ये कार्य किसका है? एलेंटॉइस का। ठीक है, आगे अभी ये शुरुआती अवस्था है। जब ये प्लासेंटा का निर्माण पूर्ण हो जाता है तो भ्रूण विकास और तेजी से बढ़ता है। तो लिखो कि प्लासेंटा का निर्माण पूर्ण होने पर भ्रूण विकास में वृद्धि पाई जाती। प्लासेंटा का निर्माण पूर्ण होने पर भ्रूण विकास में वृद्धि पाई जाती। भ्रूण विकास में वृद्धि पाई जाती है। भ्रूण विकास में वृद्धि पाई जाती है।
जे क्या है? जे पेड़ है बेटा, पेड़ से अमरूद लटक रहा हो। जे रही अमरूद की डंठल। बन गया? क्या है, नया साल आ रहा है और कुछ लोगों ने तो प्रण लिया होगा कि नए साल में सुबह 5 बजे उठूंगा, नए साल में पढ़ाई शुरू करूंगा, है ना। इसको न्यू ईयर रिजोल्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आप कुछ भी लेना, प्रण अपनी औकात देख के लेना, ठीक है ना। जैसे खाने में स्वाद नमक अनुसार, वैसे नए साल में प्रण औकात अनुसार। और अगर बड़ा प्रण ले लेना तो उसके लिए प्राण लगा देना, ठीक है। कोशिश ये करो कि अगला साल मेडिकल कॉलेज में मनाओ।
और कई ऐसे बच्चे हैं जो पिछले साल यहीं थे और इस साल अपने अलग अलग मेडिकल कॉलेज में यहीं हैं। इस साल वो अपने अलग अलग मेडिकल कॉलेज में हैं और मुझे मौका मिलेगा तो मैं कुछ से मिलने जरूर जाऊंगा। ठीक है, तो मेहनत करिए। पांच तारीख से आपकी टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। 5 जनवरी से, 5 से है ना, शेड्यूल आ गया है। AITS वाले बच्चे और RTS तो चल ही रहा है। आप लोग RTS में अपना नंबर बढ़ाने की कोशिश करिए और AITS वाले अपने आप को साबित करने का प्रयास करिए पहले टेस्ट से ही। देखिए, एक सुझाव मैं आपको दूंगा टेस्ट सीरीज को लेकर। आप अगर यदि टेस्ट सीरीज में अपना औसत, टेस्ट सीरीज में अपना औसत यदि 650 के ऊपर रखते हैं, टेस्ट सीरीज के टेस्ट में अगर आप अपना एवरेज 650 के ऊपर रखते हैं तो विश्वास मानिएगा कि आप एक बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाने वाले हैं। लेकिन इसमें चोरी नहीं होनी चाहिए, ईमानदारी। ठीक है, 650 से ऊपर अपना रखिए एवरेज, बेहतरीन कॉलेज मिलेगा आपको। अभी जो टेस्ट हुआ है संडे को, उसकी कॉपी चेक हो रही थी। कल रिजल्ट आया था लेकिन उसमें मुझे लिखा कि उस रिजल्ट में कुछ त्रुटियां हैं, तो मैंने उसको दोबारा करने के लिए भेज दिया। इसको दोबारा आप चेक करिए और फिर भेजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आज ओके वो आ जाएगा। अभी जो अभी तक का हाईएस्ट आया था कल, वो 670 था, 670। और बाकी तो रिजल्ट आएगा तो आपको पता ही चलेगा। और मेहनत करिए। चलिए, बन गया। अब देखो, यहां पर मैं बात करूंगा कि जब भ्रूण का विकास आगे बढ़ता है और प्लासेंटा विकसित हो जाता है तो जो भ्रूणीय भाग है वो एंडोमेट्रियम से निकल के कहा आ जाता है, यूटेरस की गुहा में। लेकिन एंडोमेट्रियम से जुड़ा होता है किसकी मदद से? प्लासेंटा की मदद से। और प्लासेंटा और भ्रूण को जोड़ने के लिए जन्मनाल पाई जाती है जिसे कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। महत्वपूर्ण बात दो, प्लासेंटा का निर्माण दोनों के ऊतक मिलकर करते हैं, इसलिए दोनों का रक्त पाया जाता है। दोनों के लिए अलग अलग रक्त वाहिकाएं होती हैं और इनका रक्त आपस में मिलता नहीं है। लेकिन जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, जो जन्मनाल है, इसका निर्माण केवल भ्रूणीय ऊतक से होता है। किससे होता है? केवल भ्रूणीय ऊतक से। और इसलिए इसमें 100% भ्रूणीय रक्त पाया जाता है। और ये वो संरचना है जो प्लासेंटा को भ्रूण से जोड़ता है। प्लासेंटा, ठीक है, एक डिस्क के जैसी, डिस्क जानते हो, चपटी संरचना है जो एंडोमेट्रियम से जुड़ी रहती है और इसका निर्माण करने में भी एंडोमेट्रियम के ऊतक कार्य करते हैं। प्लासेंटा से होकर ही जो पोषक तत्व हैं, गैस है, आवश्यक जो आयन है, वो पहुंचते हैं कहां? माता के शरीर से भ्रूण के शरीर। और भ्रूण से जो उत्सर्जी पदार्थ हैं, जो CO2 है, उनकी निकासी होती है अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लासेंटा के माध्यम से। दूसरी बात ये, बेटा दोस्ती बाहर निभा लेना। कंधे पे हाथ रख के बैठे मतलब
दूसरी बात ये कि प्लासेंटा का एक महत्वपूर्ण कार्य भी है और वो कार्य है हार्मोन का स्राव। तो प्लासेंटा कुछ हार्मोन भी स्रावित करता है और कई परिवर्तन इस समय पाए जाते हैं। तो लिखेंगे जरा कि प्लासेंटा एक चपटी डिस्क के समान, प्लासेंटा एक चपटी डिस्क के समान संरचना है, डिस्क के समान संरचना है जो एंडोमेट्रियम में धसी हुई पाई जाती, जो एंडोमेट्रियम में धसी हुई पाई जाती। एंडोमेट्रियम में धसी हुई पाई जाती है। इसमें भ्रूणीय और मात्रक रक्त अलग अलग रक्त वाहिकाओं में उपस्थित होते हैं। अलग अलग रक्त वाहिकाओं में उपस्थित होते हैं तथा इनके बीच अलग अलग रक्त वाहिकाओं में उपस्थित होते हैं तथा इनके बीच प्लासेंटल बैरियर पाया जाता है, तथा इनके बीच प्लासेंटल बैरियर पाया जाता है। इनके बीच प्लासेंटल बैरियर पाया जाता है। अगला पॉइंट, प्लासेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड के माध्यम से, प्लासेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड के माध्यम से, अम्बिलिकल कॉर्ड के माध्यम से भ्रूण से जुड़ा होता है। अम्बिलिकल कॉर्ड के माध्यम से भ्रूण से जुड़ा होता है। अम्बिलिकल कॉर्ड के माध्यम से भ्रूण से जुड़ा होता है। भ्रूण से जुड़ा होता है। छोटी सी हेडिंग लिखो, प्लासेंटा के कार्य। प्लासेंटा के कार्य। पहला कार्य लिखो, ये भ्रूणीय रक्त और मात्रक रक्त के लिए, ये भ्रूणीय रक्त और मात्रक रक्त के लिए, ये भ्रूणीय रक्त और मात्रक रक्त के लिए अवरोध का कार्य करता है। भ्रूणीय रक्त और मात्रक रक्त के लिए अवरोध का कार्य करता है। दूसरा पॉइंट, ये माता के शरीर से ऑक्सीजन की सप्लाई, ये माता के शरीर से ऑक्सीजन की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई भ्रूण तक कराता है। ऑक्सीजन की सप्लाई भ्रूण तक कराता है। तीसरा पॉइंट लिखो, भ्रूण से CO2 तथा उत्सर्जी पदार्थ, भ्रूण से CO2 तथा उत्सर्जी पदार्थ, भ्रूण से CO2 तथा उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन, भ्रूण से CO2 तथा उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन, उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन प्लासेंटा द्वारा होता है। अगला पॉइंट, माता के शरीर से भ्रूण में, माता के शरीर से भ्रूण में पोषक तत्व, पोषक तत्व, हार्मोन, आयन, पोषक तत्व, हार्मोन, आयन तथा कुछ एंटीबॉडी, तथा कुछ एंटीबॉडी
कुछ एंटीबॉडी ब्रैकेट में ना IgG भ्रूण में पहुंचती हैं, भ्रूण में पहुंचती हैं, भ्रूण में पहुंचती है। अगला पॉइंट, प्लासेंटा द्वारा कुछ विशेष हार्मोन का स्राव पाया जाता है। प्लासेंटा द्वारा कुछ विशेष हार्मोन का स्राव पाया जाता है। कुछ विशेष हार्मोन का स्राव पाया जाता है, जैसे पहला पॉइंट HCG। जैसे पहला पॉइंट HCG, जैसे प्लासेंटा से कई हार्मोन भी स्रावित होते हैं और उन हार्मोन में एक नाम आता है, बड़ा फेमस नाम है HCG। ध्यान से सुनना, HCG ह्यूमन कॉरियन गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है। ये शुरुआती अवस्था में जब कॉरियन का निर्माण हुआ था, कॉरियोनिक विलाई का निर्माण हुआ था और प्लासेंटा बनने वाला था, यानी प्लासेंटा की भी शुरुआती जो बनावट थी, जो प्रारंभिक अवस्था थी, वो बन रही थी, तो उसी समय स्राव शुरू हो जाता है किसका? HCG का। अब HCG जो है, इसका कार्य है कि ये प्लासेंटा के निर्माण को और आगे बढ़ाता है। प्लासेंटा के निर्माण की शुरुआती अवस्था में स्रावित होता है और प्लासेंटा के ही निर्माण को आगे बढ़ाता है और गर्भावस्था को स्थिर बनाए रखने के लिए कार्य करता है। इसकी आवश्यकता गर्भावस्था की शुरुआत में ज्यादा होती है, इसलिए शुरुआत में HCG का स्राव अधिक होता है। अधिक होगा ना, क्योंकि इसका काम शुरू में है, तो शुरू में इसका स्राव अधिक होता है। जैसे जैसे गर्भावस्था आगे बढ़ती है, इसके स्राव में कमी आती जाती है, क्योंकि जब गर्भावस्था इस्टेब्लिश हो गई है, स्थिर हो गई है, तो इसके स्राव में फिर कमी आती है। इसका अधिक स्राव कब होता है? शुरू में। शुरू में अधिक स्राव होने की वजह से इसकी उपस्थिति यूरिन में भी पाई जाती है और इसी हार्मोन की जांच की जाती है गर्भावस्था की जांच करने के लिए कि यूरिन में HCG उपस्थित है या नहीं। और यदि ये यूरिन में उपस्थित पाया जाता है तो उसे प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव कहते हैं और उस जांच को ग्रेविडेक्स टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेविडेक्स टेस्ट। लिखो HCG के बारे में, ह्यूमन कॉरियन गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन कॉरियन गोनाडोट्रोपिन प्लासेंटा निर्माण की शुरुआती अवस्था, प्लासेंटा निर्माण की शुरुआती अवस्था से ही अधिक मात्रा में स्रावित होता है, से ही अधिक मात्रा में स्रावित होता है। ये प्लासेंटा के विकास और गर्भावस्था के स्थिर बने रहने के लिए कार्य करता है। गर्भावस्था के स्थिर बने रहने के लिए कार्य करता है। आगे चलकर धीरे धीरे इसका स्राव कम हो जाता है। आगे चलकर धीरे धीरे इसका स्राव कम हो जाता है। अगला पॉइंट, गर्भावस्था के शुरुआती समय में स्राव अधिक होने के कारण, गर्भावस्था के शुरुआती समय में स्राव अधिक होने के कारण
स्राव अधिक होने के कारण, गर्भावस्था के शुरुआती समय में स्राव अधिक होने के कारण इसकी उपस्थिति यूरिन में पाई जाती है। इसकी उपस्थिति यूरिन में पाई जाती है। इसकी उपस्थिति यूरिन में पाई जाती है, जो गर्भावस्था का सूचक है। जो गर्भावस्था का सूचक है, इसकी उपस्थिति यूरिन में पाई जाती है, जो गर्भावस्था का सूचक है। और इसकी जांच को ग्रेविडेक्स टेस्ट कहते हैं। और इसकी जांच को ग्रेविडेक्स टेस्ट कहते हैं। दूसरा हार्मोन है HPL। HPL मतलब ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन। HPL ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन। ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन। ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन। देखो, ये प्रोलैक्टिन के समान कार्य करता है। ये प्रोलैक्टिन के समान कार्य करता है। तो जो काम प्रोलैक्टिन कर रहा था वही HPL भी करता है। इसे प्लासेंटल प्रोलैक्टिन भी बोल सकते हैं, लेकिन अलग से नाम लिखने की जरूरत नहीं है। तीसरा लिखो, प्लासेंटल प्रोजेस्ट्रॉन। तीसरा है प्लासेंटल प्रोजेस्ट्रॉन। प्लासेंटल प्रोजेस्ट्रॉन। देखो, ये प्रोजेस्ट्रॉन के समान कार्य करता है। चौथा लिखो, प्लासेंटल ईस्ट्रोजन। प्लासेंटल ईस्ट्रोजन। प्लासेंटल ईस्ट्रोजन, ये ईस्ट्रोजन के समान कार्य करता है। प्लासेंटल ईस्ट्रोजन, ये ईस्ट्रोजन के समान कार्य करता है। और अगला है रिलैक्सिन। अगला हार्मोन है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन को लेकर महत्वपूर्ण बात है। रिलैक्सिन जो है गर्भावस्था के अंत समय में स्रावित होता है। कब स्रावित होता है? अंत समय में स्रावित होता है, और गर्भाशय की पेशी में शिथिलन कराता है। और साथ ही साथ रिलैक्सिन का स्राव अंडाशय से यानी ओवरी से भी पाया जाता है। तो 3 पॉइंट है, इसको लेकर देखो। ये गर्भावस्था के अंत समय में स्रावित होता है। ये गर्भावस्था के अंत समय में स्रावित होता है। गर्भावस्था के अंत समय में स्रावित होता है, कॉमा, ये गर्भाशय की पेशी में शिथिलन कराता है। ये गर्भाशय की पेशी में शिथिलन कराता है। एक पॉइंट और, रिलैक्सिन का स्राव, रिलैक्सिन का स्राव ओवरी से भी पाया जाता है। तो रिलैक्सिन के 2 स्रोत हो जाते हैं, 2 सोर्स हो जाते हैं, एक प्लासेंटा और एक ओवरी। रिलैक्सिन का स्राव ओवरी से भी पाया जाता है। ये तो हो गई सामान्य प्लासेंटा के हार्मोन। अब मानिए कि माता में यदि गर्भावस्था विकसित हुई है और भ्रूण का विकास हो रहा है, तो भ्रूण का विकास हो रहा है तो भ्रूण की भी कुछ उपापचय की आवश्यकताएं होंगी, ऊर्जा की आवश्यकताएं होंगी। और इन आवश्यकताओं को पूरा करने का जिम्मेदारी किसका है? मात्रक के शरीर का।
तो भ्रूण की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए मातृक के शरीर में भी कई हार्मोन का स्राव बढ़ जाता है। तो लिखो, भ्रूण की उपापचय की आवश्यकताओं को पूरा, स्टार लगा के लिखना, भ्रूण की उपापचय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, भ्रूण की उपापचय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए माता के शरीर में भी कई हार्मोन का स्राव, माता के शरीर में भी कई हार्मोन का स्राव सामान्य से अधिक पाया जाता है, सामान्य से अधिक पाया जाता है। जैसे सामान्य से अधिक पाया जाता है, जैसे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, नाम वाम याद है कि भूल गए हो? ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन इत्यादि। ये मुख्य 5 हार्मोन के नाम याद रखना, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन। ये मुख्यतः वो हार्मोन है जो माता के शरीर में बढ़े हुए पाए जाते हैं। कब? गर्भावस्था के समय। अगला पॉइंट के अम्बिलिकल कॉर्ड एक नाल के समान संरचना है। अम्बिलिकल कॉर्ड एक नाल के समान संरचना है, नाल के समान संरचना है, जिसका निर्माण पूर्णतः भ्रूणीय ऊतक से, जिसका निर्माण पूर्णतः भ्रूणीय ऊतक से पाया जाता है, भ्रूणीय ऊतक से पाया जाता है, एवं इसमें 100% भ्रूणीय रक्त ही प्रवाहित होता है। इसमें 100% भ्रूणीय रक्त ही प्रवाहित होता है, भ्रूणीय रक्त ही प्रवाहित होता है। अगला पॉइंट, तीनों जनन परतों से भ्रूण के सभी अंगों का निर्माण होता है। तीनों जनन परतों से भ्रूण के सभी अंगों का निर्माण होता है। अगला पॉइंट, गर्भावस्था का समय लगभग 9 माह का पाया जाता है। गर्भावस्था का समय लगभग 9 माह का पाया जाता है। तथा अलग अलग समय पर भ्रूण विकास में अलग अलग परिवर्तन पाए जाते हैं। भ्रूण विकास में अलग अलग परिवर्तन पाए जाते हैं। अलग अलग परिवर्तन पाए जाते हैं। जैसे अलग अलग परिवर्तन पाए जाते हैं, जैसे पहला पॉइंट लिखो, गर्भावस्था के 1 माह के बाद
भ्रूण में हृदय का निर्माण हो जाता है। भ्रूण में हृदय का निर्माण हो जाता है। भ्रूण में हृदय का निर्माण हो जाता है। दूसरा पॉइंट, 2 माह के अंत तक, 2 माह के अंत तक भुजाएं और उंगलियां, 2 माह के अंत तक भुजाएं और उंगलियां बन जाती हैं। भुजाएं और उंगलियां बन जाती हैं। अगला लिखो, 3 माह के अंत तक, 3 माह के अंत को प्रथम तिमाही या फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी बोलते हैं। तो 3 माह के अंत ऑब्लिक करके लिख लो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, प्रथम तिमाही। सभी महत्वपूर्ण अंगों का निर्माण हो जाता है। सभी महत्वपूर्ण अंगों का निर्माण हो जाता है, जैसे भुजाएं, बाह्य जननांग इत्यादि। सभी महत्वपूर्ण अंगों का निर्माण हो जाता है, जैसे भुजाएं, बाह्य जननांग इत्यादि। अगला पॉइंट, 5वें महीने के अंत तक, 5वें महीने के अंत तक भ्रूण में गति मतलब मूवमेंट, भ्रूण में गति पाई जाती है तथा भ्रूण में गति पाई जाती है तथा सिर पर बाल उग जाते हैं। सिर पर बाल उग जाते हैं। अगला पॉइंट, 6वें महीने के अंत तक, 6वें महीने के अंत तक यानी द्वितीय तिमाही, सेकेंड ट्राइमेस्टर, 6वें महीने के अंत तक पूरा शरीर कोमल रोम से ढक जाता है। पूरा शरीर कोमल रोम से ढक जाता है। इसको क्या बोलते हैं? भौं। तो ये क्या होता है? ये पलक होता है। हाँ पलक, तो बता भाई। इसको पलक बोलते हैं। और ये जो खुलता बंद होता है इसको क्या बोलते हैं? लड़कों की डिक्शनरी बाहर की बात है, लड़कियों को मालूम होगा आजकल आर्टिफिशियल भी आता है ना, लैशेस बोलते हैं, आई लैशेस। यहाँ हिंदी मीडियम नहीं चलेगा, यहाँ आई लैशेस बोलेंगे, है ना। इससे होता क्या है? नकली लगाने से क्या होता है? तेरा तो अधिकार भी बनता है इस पे बोलने का, है ना। तो इसका कहना, पलक का कहना है कि नकली पलके लगाने से आंखें उभरी हुई और बड़ी दिखाई देती। ये तो एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर में भी दिखाई देता है। पढ़ा है ना अपन ने, आंखें बाहर निकलती, तो अपन ने आंखें बाहर निकलती दिखेंगी तो ऑलरेडी बड़ी दिखेंगी। गजब गजब का टोपीबाज लोगों का जो है वो आ गया है, प्रोपेगेंडा, है ना। इंसान को नमूना बना दो,
आजकल वो आता है ना मेकअप वाला, वो देखा होगा तुम लोगों ने, मेकअप वेकअप वाला आता है ना कि गुलाब जामुन को रसगुल्ला बना देते हैं, जो ऐसा कैमरा भी आता है। फिल्टर, अरे 10-20 फिल्टर रहता है भाई उसमें। हाँ रानी, क्या बोल रही बेटा? कुछ तो बोल रही है। सर को धोखा हो गया लग रहा है। नहीं नहीं, अरे हमको खुद ही कभी कभी हम अपना फोटो देख लेते हैं, हमको विश्वास नहीं होता हमारा फोटो। हमने कहा ना, मैं नहीं हो सकता भाई, अलग ही दिखा रहा है ना। तो हम आजकल ना फोटो पे विश्वास नहीं करते, आमने सामने विश्वास करते हैं, मुंह धुलने के बाद। तुम लोग भी बेटा ना जीवन में ध्यान रखना, कभी जाना तो एक गुनगुने पानी की एक बोतल जो है साथ में लेके जाना। मान लो बाद में पहचान ना पाए तो दिक्कत हो जाएगी। गुनगुने पानी से ना जल्दी साफ होता है। राहुल ध्यान से, मासूम लोगों के साथ धोखा जल्दी होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बोला क्या कि पूरा शरीर रोम से ढक जाता है। आई लैशेस, अब इसको ऐसे लिखना, आई लैशेस विकसित हो जाते हैं, आई लैशेस विकसित हो जाते हैं तथा पलकें खुल जाती। आई लैशेस विकसित हो जाते हैं तथा पलकें खुल जाती। आई लैशेस विकसित हो जाते हैं तथा पलकें खुल जाती हैं। ठीक है। अगला पॉइंट, नौ माह के अंत तक, 9 माह के अंत तक, 9 माह के अंत तक भ्रूण पूरी तरह से, भ्रूण पूरी तरह से विकसित हो जाता है। भ्रूण पूरी तरह से विकसित हो जाता है तथा प्रसव क्रिया के लिए तैयार, तथा प्रसव क्रिया के लिए तैयार हो जाता है। अगली हेडिंग डालो, पार्चुरेशन। Parturition and lactation. Parturition and lactation. पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, ध्यान से सुनो। पूर्ण विकसित भ्रूण को गर्भाशय से बाहर धकेलने की क्रिया को पार्चुरेशन कहते हैं। लिखो, पूर्ण विकसित भ्रूण को, पूर्ण विकसित भ्रूण को गर्भाशय से बाहर धकेलने की क्रिया को, पूर्ण विकसित भ्रूण को गर्भाशय से बाहर धकेलने की क्रिया को पार्चुरेशन कहा जाता है।
पार्चुरेशन कहा जाता है, या शिशु को जन्म देने की क्रिया, या शिशु को जन्म देने की क्रिया को भी पार्चुरेशन कहते हैं। शिशु को जन्म देने की क्रिया को भी पार्चुरेशन कहते हैं। अब यहां पर समझो क्या है पार्चुरेशन। 5 मिनट के लिए अपने कॉपी पेन एकदम छोड़ दीजिए, ठीक है। जब गर्भावस्था का अंत होता है और भ्रूण पूरी तरह से विकसित हो जाता है, तो एक प्रतिवर्ती क्रिया शुरू होती है, और वही प्रतिवर्ती क्रिया क्या कहलाती है? पार्चुरेशन। ये तंत्रिकीय अंतःस्रावी प्रतिवर्ती क्रिया है, यानी न्यूरो एंडोक्राइनल रिफ्लेक्स एक्शन है, यानी इसमें एंडोक्राइन सिस्टम भी काम करता है और तंत्रिका तंत्र भी काम करता है, और रिफ्लेक्स एक्शन है, प्रतिवर्ती क्रिया है। अब ये क्रिया कब शुरू होती है? तो जब भ्रूण पूरी तरह से विकसित हो जाता है तब ये क्रिया शुरू होती है। तो इस क्रिया को शुरू करने का जो स्टिमुलस है वो कहां से प्राप्त होगा? तो उस स्टिमुलस के 2 स्रोत होंगे, एक पूर्ण विकसित भ्रूण और दूसरा प्लासेंटा। पूर्ण विकसित भ्रूण से जो स्टिमुलस मिलेगा वो ये बताएगा कि भ्रूण जो है वो, यानी जो शिशु है वो जन्म के लिए तैयार है, लेकिन माता का शरीर उसे जन्म देने के लिए तैयार है या नहीं, इसका स्टिमुलस आएगा प्लासेंटा से। अगर स्टिमुलस आया तभी पार्चुरेशन आगे बढ़ेगा। तो इसके 2 सिग्नल आते हैं, एक पूर्ण विकसित भ्रूण से और एक माता के शरीर से, यानी प्लासेंटा से। अगर दोनों सिग्नल आएंगे तभी पार्चुरेशन शुरू होगा, एक सिग्नल आने से पार्चुरेशन की शुरुआत नहीं। आई बात समझ? अब जब ये शुरुआत होगी तो दोनों सिग्नल आएगा, तो माता के शरीर में पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन स्रावित होगा, ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन। और वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन गर्भावस्था की पेशियों में संकुचन कराएगा। क्या कराएगा? लेकिन ये संकुचन एक बार में नहीं होता। एक बार संकुचन होता है, जैसे दोनों सिग्नल आए, ऐसा समझो। हम यहां पर डायग्राम से समझाने की कोशिश करते हैं। दांत मत दिखा भाई, उखाड़ के कान के पास लगा दूंगा मैं। चलो ध्यान से सुनो। हमने बोला
कि जो पार्चुरेशन की क्रिया है वो तब शुरू होगी जब भ्रूण पूरी तरह से विकसित हो जाए। तो इसके दो सिग्नल जाएंगे। एक सिग्नल कहां से जाएगा? पूर्ण विकसित भ्रूण से, और दूसरा सिग्नल कहां से जाएगा? प्लासेंटा से। जब ये दोनों सिग्नल प्राप्त होंगे तो कौन उत्तेजित होगा? पीयूष ग्रंथि, यानी माता के शरीर में जो पीयूष ग्रंथि उपस्थित है वो उत्तेजित होगी, और उसके उत्तेजित होते ही एक हार्मोन स्रावित होगा जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। लेकिन इसका स्राव बहुत कम मात्रा में होगा, ज्यादा मात्रा में नहीं होगा। कैसा होगा? बहुत कम मात्रा में होगा। और ऑक्सीटोसिन जो है वो गर्भाशय में जो कोमल पेशियां हैं उनमें संकुचन को प्रेरित करता है। किसको प्रेरित करता है? संकुचन। ठीक है। और जब ये सिग्नल जाता है तो उसी समय प्लासेंटा से, कहां से? प्लासेंटा से एक और हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है रिलैक्सिन। और रिलैक्सिन का स्राव और कहां से पाया जाता है? ओवरी से। ये काम करते हैं किसके ऊपर? जो गर्भाशय में आगे की तरफ कोमल पेशी पाई जाती है और उनमें शिथिलन कराते हैं। क्या कराते हैं? शिथिलन। तो समझो यहां पे होगा क्या कि जब ये दोनों सिग्नल गए तो पीयूष ग्रंथि से थोड़ी मात्रा में क्या आएगा? ऑक्सीटोसिन। वो संकुचन को प्रेरित करेगा। वो संकुचन फिर सिग्नल भेजेगा किसके पास? पहला सिग्नल पहली बार में दो सिग्नल गए, ऑक्सीटोसिन आया, फिर वो ऑक्सीटोसिन से संकुचन होगा और संकुचन से फिर सिग्नल जाएगा तो और ज्यादा ऑक्सीटोसिन आएगा, फिर संकुचन और बढ़ेगा, फिर सिग्नल जाएगा, फिर और ऑक्सीटोसिन आएगा, फिर संकुचन की तीव्रता और बढ़ेगी। तो ऑक्सीटोसिन को स्रावित करने का सिग्नल बार बार आता है और हर बार उसके संकुचन की तीव्रता बढ़ती जाती है और उनके बीच का जो समय अंतराल है वो कम होता है। ये जो पूरा प्रोसेस है पार्चुरेशन का, इसमें 10 से 12 घंटे का समय लगता है। अब ऐसा समझ लो कि पहली बार जब ऑक्सीटोसिन स्रावित हुआ तो इतना हल्का संकुचन होता है कि कभी कभी माता को महसूस भी नहीं होता कि गर्भाशय में संकुचन की शुरुआत हुई। एक बार ऑक्सीटोसिन स्रावित हुआ, संकुचन हल्का, दोबारा स्रावित हुआ, संकुचन की तीव्रता बढ़ेगी, और दोबारा जो स्रावित होगा उसका समय अंतराल कम, तीसरी बार समय अंतराल और कम, संकुचन की तीव्रता और ज्यादा, चौथी बार समय अंतराल और कम, संकुचन की तीव्रता और ज्यादा। ऐसा कई बार होगा और शुरुआत में पहले और दूसरे संकुचन के बीच 1 से 2 घंटे का फर्क होता है। आखिरी में जो अंतिम समय में जो संकुचन होता है उनके बीच 1 से 2 मिनट का फर्क होता है और उसमें संकुचन की तीव्रता बहुत अधिक हो। आई बात समझ? तो अगर हम गर्भाशय की बात करें तो पीछे की तरफ जो है संकुचन होता है और आगे की तरफ जो है शिथिलन होता है, जिससे धकेलने के लिए एक बल उत्पन्न होता है और उस बल की वजह से पूर्ण विकसित भ्रूण गर्भाशय से बाहर निकल। अब भ्रूण बाहर निकल गया, भ्रूण के बाहर निकलने के बाद जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है उसको काट देते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड काटने के बाद, यानी जन्मनाल काटने के बाद 3 से 4 मिनट बाद जो बचा हुआ शेष अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लासेंटा है, ये भी एंडोमेट्रियम की भित्ति से अलग होकर भ्रूण के साथ बाहर निकल जाता है। और इस घटना को आफ्टर बर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? आफ्टर बर्थ। और यही वो समय था जिसके बारे में हमने एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस में बात की थी कि जब प्लासेंटा यहां से अलग होता है तो इनकी रक्त वाहिकाएं टूटती हैं और वहां रक्त एक दूसरे के संपर्क में आता है। आई बात समझ? तो ये है क्या? पार्चुरेशन की क्रिया। लिखो। अभी डायग्राम
पहले मैं बोल दूं, उसके बाद तुम लोग डायग्राम बना लेना। लिखो कि पार्चुरेशन एक प्रतिवर्ती क्रिया है। एक प्रतिवर्ती क्रिया है जिसमें तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र दोनों कार्य करते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया है जिसमें तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र दोनों कार्य करते हैं। ब्रैकेट में है न्यूरो एंडोक्राइनल मैकेनिज्म। अगला पॉइंट, इस क्रिया को शुरू करने के लिए 2 सिग्नल प्राप्त होते हैं। इस क्रिया को शुरू करने के लिए 2 सिग्नल आवश्यक होते हैं। इस क्रिया को शुरू करने के लिए 2 सिग्नल आवश्यक होते हैं। नंबर 1, इस क्रिया को शुरू करने के लिए 2 सिग्नल आवश्यक होते हैं। नंबर 1, 2 सिग्नल आवश्यक होते हैं। नंबर 1, पूर्ण विकसित भ्रूण द्वारा। नंबर 1, पूर्ण विकसित भ्रूण द्वारा। और नंबर 2, नंबर 1 पूर्ण विकसित भ्रूण द्वारा। नंबर 2 प्लासेंटा द्वारा। नंबर 2 प्लासेंटा द्वारा। नंबर 2 प्लासेंटा द्वारा। अगला पॉइंट, दोनों सिग्नल प्राप्त होने पर माता के पीयूष ग्रंथि से दोनों सिग्नल प्राप्त होने पर माता के पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन, माता के पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है। माता के पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है, जो गर्भाशय की कोमल पेशी में संकुचन कराता है। जो गर्भाशय की कोमल पेशी में संकुचन कराता है और भ्रूण को धकेलने की प्रतिवर्ती क्रिया फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स उत्पन्न कराता है। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स उत्पन्न कराता है। ठीक है, देखो, संकुचन पुनः ऑक्सीटोसिन के स्त्राव को प्रेरित करता है। संकुचन पुनः ऑक्सीटोसिन के स्त्राव को प्रेरित करता है और संकुचन की तीव्रता को बढ़ाता है। अगला पॉइंट, इसी समय ओवरी और प्लासेंटा से रिलैक्सिन हार्मोन भी स्रावित होते हैं।
इसी समय ओवरी और प्लासेंटा से रिलैक्सिन हार्मोन भी स्रावित होते हैं जो गर्भाशय के निचले भाग में उपस्थित कोमल पेशियों में शिथिलन कराता है। इन दोनों के परिणाम स्वरूप भ्रूण गर्भाशय से बाहर आता है और शिशु का जन्म होता है। भ्रूण गर्भाशय से बाहर आता है और शिशु का जन्म होता है। अगला पॉइंट, जन्म के पश्चात अम्बिलिकल कॉर्ड को काट दिया जाता है। जन्म के पश्चात अम्बिलिकल कॉर्ड को काट दिया जाता है। अगला पॉइंट, इसके बाद कुछ मिनटों के अंदर प्लासेंटा शेष बचे हुए अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ गर्भाशय से बाहर निकल जाता है। गर्भाशय से बाहर निकल जाता है, जिस क्रिया को आफ्टर बर्थ कहते हैं। अगला पॉइंट, पार्चुरेशन के पश्चात ऑक्सीटोसिन के प्रभाव से दुग्ध ग्रंथि में दुग्ध का स्राव पाया जाता है। जिस क्रिया को लैक्टेशन कहते हैं। जिस क्रिया को लैक्टेशन कहते हैं। अगला पॉइंट, दुग्ध स्राव के शुरुआती कुछ दिनों में पीले रंग का गाढ़ा दूध स्रावित होता है। जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। इसमें IgA एंटीबॉडी पाई जाती है, जो नवजात शिशुओं में शुरुआती प्रतिरक्षा विकसित करने के लिए आवश्यक है।
शुरुआती प्रतिरक्षा विकसित करने के लिए आवश्यक है। अगला पॉइंट, लैक्टेशन की अवधि लगभग 6 माह की पाई जाती है। लैक्टेशन की अवधि जब लगभग 6 माह की पाई जाती है। लैक्टेशन की अवधि लगभग 6 माह की पाई जाती है और इस समय में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल अस्थायी रूप से लगभग 6 माह की पाई जाती है और इस समय में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल अस्थायी रूप से बंद रहती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल अस्थायी रूप से बंद रहती है। ये डायग्राम बना लीजिए। यहां खत्म होता है हमारा चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अगली क्लास में हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे।